ग्रामस्की के अनुसार मार्क्सवाद का उद्देश्य कैपिटलिज्म का समूल विनाश एवं कम्युनिस्ट समाज की स्थापना के लिए जिस क्रांति की आवश्यकता है, जिसे वो वार ऑफ मैनोवर कहते हैं, वह क्रांति तब तक नहीं आ सकती जब तक समाज में कम्युनिस्ट विचारधारा सामूहिक चेतना का रूप ना ले, जिसके लिए आवश्यक है कि हर व्यक्ति का दृष्टिकोण न सिर्फ कैपिटलिज्म का त्याग करे अपितु उससे द्वेष घृणा भी करे। यह कैसे होगा? सोशल इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से। सोशल इंस्टीट्यूशन, स्कूल, फैमिली, एसोसिएशंस, एनजीओस इत्यादि इत्यादि, ये सोशल इंस्टीट्यूशंस ही हैं जो कैपिटलिज्म को समाज में पोषित करते हैं। यदि इन पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया जाए तो जो आज कैपिटलिज्म को पोषित कर रहा है वही सोशल इंस्टीट्यूशन कल को कम्युनिज्म को भी पोषित करेगा। इन्हीं सोशल इंस्टीट्यूशन में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है स्कूल, विद्यालय, विश्वविद्यालय। क्यों? इस विद्यालय विश्वविद्यालय में राज्य द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम का पठन पाठन होता है। यह विद्यालय ही है जहाँ पर हर नागरिक का बचपन पोषित होता है एवं वह अनभिज्ञ बालक से शिक्षित युवा के रूप में परिवर्तित होता है। यदि स्कूल के पाठ्यक्रम पर हेगेमोनी स्थापित हो जाए तो दूसरे सोशल इंस्टीट्यूशन भी उस विचारधारा से अछूते नहीं रह सकते और यह निश्चित हो जाएगा कि आने वाली पीढ़ियों में कम्युनिस्ट विचारधारा अत्यंत प्रबल होंगी, क्योंकि उनके मस्तिष्क में कम्युनिस्ट विचारधाराएं हैं। जब वो परिवार का निर्माण करेंगे वो अपने बच्चों को भी उसी विचारधारा से परिपूर्ण करेंगे और वह स्वयं कम्युनिस्ट के शिक्षक होंगे अपने परिवार के लिए। और उन्हीं स्कूलों से एक ऐसी सेना भी तैयार होगी जो क्रांति करेगी, जो कैपिटलिज्म का उन्मूलन करेगी शस्त्रों द्वारा। और ये सोशल इंस्टीट्यूशन पर आधिपत्य स्थापित करना वॉर ऑफ पोजीशन है, पैसिव रेवोल्यूशन है। वॉर ऑफ पोजीशन, वॉर ऑफ मैनूवर, दो स्तर पर युद्ध लड़ा जाएगा। एंटोनियो ग्राम्स्की के अनुसार स्कूल एक ट्रेनिंग ग्राउंड भी है उस सशस्त्र क्रांति के लिए, और जो नहीं लड़ेंगे उस सशस्त्र क्रांति में वह भी वैचारिक तौर पे उनके कृत्यों से सहमत होंगे, क्योंकि स्कूल से जो आइडेंटिटी का निर्माण हुआ है वह आइडेंटिटी सशस्त्र सेना में और निशस्त्र सेना में समान है। दोनों की आइडेंटिटी पर हेगेमोनी स्थापित हो चुकी है। हेगेमोनी आइडेंटिटी का निर्माण करती है, आइडेंटिटी दृष्टिकोण आचरण का। यदि आज द केरला स्टोरी जैसी मूवी को सामूहिक चेतना के जनजागरण करने का कारण माना जा रहा है तो इसका एक अर्थ यह भी तो है कि द केरला स्टोरी ने हमारे उस हेगेमोनी वाले दृष्टिकोण के आवरण को हटा दिया है। अभी तक हमारी बुद्धि पर हेगेमोनी के दृष्टिकोण का, जिसका हमें आभास भी नहीं था, एक ऐसी दृष्टिकोण का आवरण पड़ा हुआ था। तो इसी आवरण के कारण द केरला स्टोरी की पीड़िता थी। द केरला स्टोरी घटित हुई थी। लिबरल, सेकुलर, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इंटेलेक्चुअल, ब्राह्मणिज्म, कास्टिज्म, हिंदू फासिज्म, यह हेगेमोनी की शब्दावली भी है। यदि आपकी इंद्रियां अत्यंत उतावली रहती हैं इन सारे शब्दों के प्रयोग के लिए तो आपको इस विषय पर अवश्य विचार करना चाहिए कि कहीं आपकी शब्दावली पर हेगेमोनी, कम्युनिस्ट हेगेमोनी का प्रभुत्व तो नहीं है। यही शब्दावलियां स्कूल द्वारा बीज के रूप में हमारे मस्तिष्क में अंकुरित की जाती है। ये सारी शब्दावलियां हमारे नागरिक के कर्तव्यों का निर्धारण भी करती है। एक अच्छा नागरिक कैसा होगा, एक अच्छे नागरिक की नैतिकता कैसी होगी। यदि एक अच्छे नागरिक की नैतिकता एक विशिष्ट वर्ग के लिए ऐसी होगी कि वह हर रिलीजन का सम्मान करे परंतु रिलीजन का कभी अध्ययन न करे, और यदि वह रिलीजन का अध्ययन कर ले तो उस पर वह विशिष्ट विचारधारा ना निर्धारित करे, यदि इस प्रकार की सिटीजन की, नागरिक की नैतिकता है, इसे हेगेमोनी कहना पूर्ण रूप से संभव है। राज्य की शिक्षा प्रणाली नागरिकता का निर्धारण करती है। राज्य की शिक्षा व्यवस्था इस तथ्य को पूर्ण रूप से निर्धारित करने में सक्षम है कि किस प्रकार की सामूहिक चेतना का उदय समाज में हो सकता है अथवा नहीं। इसको हमने एंटोनियो ग्राम्स्की की थ्योरी ऑफ हेगेमोनी से देखा। एंटोनियो ग्राम्स्की की थ्योरी अपने उद्देश्यों में कितना सफल होती है, कितना असफल होती है, यह एक अलग विषय है। परंतु यदि एंटोनियो ग्राम्स्की की थ्योरी पूर्ण रूप से असफल होती भारत में तो संभवतः राइट टू एजुकेशन में सम्मिलित करने के लिए 3 अधिकार की प्रस्तावना का व्याख्यान देने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। गुरुकुल की मांग ही निराधार थी, टेम्पल फ्री मूवमेंट ही निराधार था। यदि ऐसा नहीं होता तो संभवतः कश्मीरी पंडितों का नरसंहार, अजमेर फाइल्स, केरला फाइल्स, इस तरह की मूवी को सामूहिक चेतना का जनजागरण करने का कारण नहीं माना जाता।